बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ये पिछले 1-2 दिनों से ना कौम कुछ खुशफहमियों में बल्कि गलत फहमियों में मुब्तला है। एक तो ये कि बुध वाले दिन जो चेयरमैन नैब हैं, उन्होंने जनाब ये खुशखबरी सुनाई कि बहरिया टाउन वाले मलिक रियाज और उनके जो साहबजादे हैं, उनके रेड नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इंटरपोल को जनाब कह दिया है क्या मलिक रियाज वापस लाए जा सकते हैं, वो वापस आ रहे हैं। और मलिक रियाज की दुबई में क्या हैसियत है, ये आपके साथ मामला शेयर करेंगे। और दूसरा जनाब जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ग्रैंड हयात वाला जो मामला है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब एक दरख्वास्त खारिज की। और उसके बाद जनाब हम इस खुशफहमी में मुझे मुब्तला हो गए कि जनाब एलीट क्लास बल्कि एलीट प्लस बल्कि एलीट की भी क्रीम जो है उसके ऊपर हाथ डाला जाएगा जनाब। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, अदालतों में अब तक क्या होता रहा है, अगर उसकी पूरी स्टोरी में आपके सामने रखूं तो आपको समझ आएगी कि ये तो सारे आपस में मिले हुए हैं। ये सीडीए वाले जो हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले, ये कोई दूध के धुले नहीं है। ये मामला आपके सामने रखना है। और फिर मरियम नवाज ने जनाब जो कच्चे का इलाका है, वो कहते हैं जनाब डाकुओं से हमने पाक कर दिया और दोबारा नहीं आने देना। और उनको उनकी वापसी रोकने के लिए तो वहाँ कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं। वो प्रोग्राम क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी दिलचस्प खबर है कि जो पीटीआई वाले हैं वो इस हद तक दिल बर्दाश्त हो गए होंगे अपनी क़यादत से कि जनाब वो अब उनके गले बढ़ना शुरू हो गए, उनका घेराव करना शुरू कर दिया। ये कल वो जो असद कैसर साहब हैं, जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, और वो आजकल जनाब एक तहरीक चलाने के चक्रों में भी है इमरान खान की रिहाई के लिए, तो वो जनाब आ रहे थे। और जो भेरा इंटरचेंज है वहाँ हार्डिस का जो बर्गर शर्गर बड़ा मशहूर, वहाँ भाई साहब ने ना 2-3 बंदे और थे, तो वहाँ उन्होंने आर्डर दिया जनाब बर्गर्स का और पता नहीं क्या क्या। तो एक बाबा जी वहाँ बैठे थे। बाबा जी ने देखा तो बाबा जी तप गए, आंखें उनकी होगी लाल। और वो जनाब बाबा जी जो है असद कैसर से उन्होंने जनाब खरी खरी वो क्या कहें, वो क्या सुनाना शुरू कर दिया उसको। तो उन्होंने कहा जनाब लीडर जेल में है और तुम यहाँ अयाशियां कर रहे हो। तो असद कैसर ने आगे से कहा कि बाबा जी दुआ करें। तो बाबा ने कहा दुआ की करा। और उसके बाद जनाब वो बाबा जी ने 10 मिनट बुरा भला कहते रहे असद कैसर साहब को। लेकिन असद कैसर साहब ने जनाब जो ना उनकी तरफ दोबारा मुंह उठा के देखा नहीं, बात नहीं की, बस यही कहा कि बाबा जी दुआ करें। और ये असी तो दवा कर रहे हैं, तुसी भी तो कुछ करो। की कर रहे हो तुसी? अयाशियां कर रहे हो, इमरान खान के नाम से अयाशियां कर रहे हो। और वो अंदर पिया, उसकी अख खराब हो गई, जो भी बाबे के मुंह में है ना, बाबे ने जनाब उनको खरी खरी सुनाई। और दूसरी जो बात है, ये मलिक रियाज वाले, ये पिछले दिनों उनके ना जो 2-3 वकला हैं लाहौर में, वो उनसे मिल के आए। शायद मैंने आपको बताया भी था कि जनाब वो पाकिस्तान वापसी की बात मैंने पूछी थी, जनाब वो पाकिस्तान वापस आना चाहता है। उन दिनों की बात है जब ये मलिक रियाज ने कहा जनाब मुझ पर जितना मर्जी जुल्म कर ले, मैं जनाब गवाही नहीं दूंगा। वो वाले जब उन्होंने ये ट्वीट श्वीट किया था, तो उन्होंने कहा ना हम गए थे, मुलाकात हुई बारी, उनके साथ मुशावरत तो करते रहते हैं ना, क्योंकि जहाँ बहरिया टाउन के मामला काफी खराब है। तो वो कहते हैं ना वहाँ जो उसका प्रोजेक्ट है वो बहरिया टाउन वाला, वो कहते हैं जनाब उसके मुकाबले में ये तो एक कहने के उसका एक अशरे अशीर भी नहीं है। अच्छा वैसे ना जो एजाज सादक है, उनके साहबजादे भी वो बसता है उस प्रोजेक्ट से, अहमद एजाज सादक साहब। उन वकला ने मुझे बताया कि जनाब उसने पाकिस्तान में वापस आके क्या करना है, वो तो भूल चुका हुआ है इस प्रोजेक्ट को, बहरिया टाउन वाले को। बस वो यही है कि जितनी देर तक चल रही है उतनी देर तक चलाओ, बस इससे ज्यादा कोई नहीं। वो कहते वहां जो अरबों का प्रोजेक्ट है, आप हैरान रह जाए। और वहां जो वहां की हुकूमत है उसकी जिस अंदाज में उन्हें सरपरस्ती हासिल है, और वो ये भी मैं बताऊं कि जनाब ये वहां की हुकूमत के साथ सारे मामला तय करके इन्होंने वहां वो प्रोजेक्ट शुरू किया था। अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है वो। और उन्होंने उनको तसल्ली करवाई हुई है कि तुम टेंशन ना लो। और दूसरा हमारा उनके साथ कोई तहवील मुलजमान का कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। हम वहां की हुकूमत को ये उस एग्रीमेंट के तहत मजबूर ही नहीं कर सकते कि जनाब आप ये हमारा मुलजम जो है, ये हमारे इसके खिलाफ इतने मुकदमात हैं। और जो कहा जा रहा है जनाब 900 अरब जो रुपए है
उसकी करप्शन की हुई है, इनके खिलाफ मुकदमात हैं और जनाब रेड नोटिस जारी हो गए हैं और इंटरपोल जनाब मुतहर्रिक कर दी गई है, इनको वापस लाया जाएगा। पहली बात तो ये है कि जो आम मुल्ज़िम है उसको वापस लाना भी इतना आसान नहीं होता। ये इन्होंने वो वैसे तो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो भी एडजस्ट करवा लिया था ना, वहां से जब आए थे, वहां से बरतानिया से जो पैसे आए थे। अच्छा, वो उसमें इमरान खान भी फंसा हुआ है, सजा होगी हुई है, इमरान खान की अहलिया को भी सजा होगी। अच्छा, एक साहब कह रहे थे, इनके वकला में से एक वकील वो जो कह रहा है, जनाब देखें वो जो 190 मिलियन पाउंड आए थे और जुर्माना जो इसको हुआ था 460 अरब रुपए, उसमें एडजस्ट हो गए थे। वो तो जनाब काजी साहब के दौर में जनाब वो पैसे जो है वो सरकारी खजाने में वापस चल गए, तो अब कौन सा जुर्म रह गया भाई मेरे? अगर मेरे घर में चोरी होती है और चोरी जो है वो रिकवर हो जाती है और मुझे सरकार दे देती है वापस कि जनाब ये ले, आपके इतने पैसे चोरी हुए थे, इतना जेवर चोरी हुए थे, ये आप पकड़े, तो क्या चोर जो है वो बरी हो जाएगा? बड़ी वैसे अजीबोगरीब इनकी वो जो दलाइल है ना, दलीलें जो हैं, मंतिक जो है इनकी, वो बड़ी अजीबोगरीब है। अच्छा, बार अब जो मलिक रियाज साहब के हवाले से मैं ये बताऊं कि मलिक रियाज साहब, एक तो ये कि इन्होंने एक यूरोपीय मुल्क का छोटा सा माल्टा, वहां का इन्होंने वो लिया हुआ है, शहरियत ली हुई है, वहां पैसे देकर ना शहरियत मिली, तो पूरी फैमिली ने वहां ना शहरियत ली हुई है। इनका पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने इनका, इनके बेटे का, और जो भी मुल्जिम है वो वाला जो नैब के मुकदमात में, वो उनके पासपोर्ट जो हैं वो या तो मनसूख किए जा चुके हैं या मुअत्तल किए जा, या ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं ये लोग, वो हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट में सफर नहीं कर सकते। उनके पास एक तो वो माल्टा की शहरियत होगी, और दूसरा हमारे दुबई के साथ कुछ ऐसे तल्लुकात है आजकल इन दिनों कशीदा कि वो किसी सूरत में भी पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे। अगर अच्छे तल्लुकात भी होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, तब भी वो हवाले ना करते, क्योंकि ये जो रेड नोटिस होते हैं ये वहां की अदालत में मामला जाना होता है जिस मुल्क में वो बंदा रह रहा है, और पूरी सुनवाई होती है, और वहां की जो अदालतें हैं वो तो बिल्कुल आप कह लें कि जनाब जैसे इंतजामिया काम करती है उसी तरह वहां दुबई की अदालतें जो हैं, जो इंतजामिया ने कहना तो वही करते हैं। आप जब पता कर ले दुबई में जो पाकिस्तानी रहते हैं जिनके वो फड्डे हो जाते हैं, मामला अदालतों में चले जाते हैं, एक तरफ अरबी हो, दुबई का शहरी हो, एक तरफ जनाब हमारे जैसा मस्कीन हो, आपके पास 1000 दलीलें हो, 1000 सबूत हो, अगर आपके हक में फैसला हो तब मुझे बताना, पता कर लें वहां जो रहते हैं पाकिस्तानी। और ये मलिक रियाज वाले मामले में अगर ये हम जाएंगे, वो सारा मामला अदालत में जाएगा, अदालत किसी सूरत भी पाकिस्तान के हवाले नहीं करेगी। अच्छा, ये दोगे ना, और अब उनकी असर सूख की मैं बात बता रहा हूँ, ये जो है वहाँ एक तो ये कि ये इनको नवाजना आता है, और वहाँ का जो शाही खानदान है उनके साथ, और फिर वहाँ बड़े बड़े अरबी जो हैं उनकी सरमायाकारी होगी हुई है इनके प्रोजेक्ट में। और फिर एक और मैं बात बताऊं कि ये आज रात कोई 10-11 बजे के करीब ना, इनके बड़े करीबी हैं मलिक रियाज के, इनके आप कह लें कि बहुत सारे मामलात में बिजनेस पार्टनर हैं वो, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो मैं नाम उनका इसलिए नहीं ले रहा कि हो सकता है बहरिया टाउन वाले मामले में उनको ही पकड़ लें, उनका भी रगड़ा निकाल दें, लेकिन मैं बता रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जनाब इनको वहां की शहरियत तो दुबई की या यूएई की नहीं दी गई मुल्क रियाज को, लेकिन उन्होंने ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे अपना पासपोर्ट इनको दे दिया हुआ, यानी कि अब इनके पास, ये कह रहे हैं कि जनाब दुबई वालों को कह रहे हैं कि जनाब इन्हें वापस करें, हमें इंटरपोल के जरिए ये दरखास्त गई है ना, तो वो उन्होंने जनाब इनको अपना पासपोर्ट दे दिया, लो जनाब सफर करें। ये मलिक रियाज को वापस लाने की बातें ये वो ये भूल जाएं। मलिक रियाज किसी सूरत भी पाकिस्तानी हुकूमत दुबई से वापस नहीं ला सकती। हाँ, वो माल्टा की तरफ निकल जाएं, वहां से कोई कोशिश कर लें तो अलग बात है, यहां से नहीं वापस ला सकते। हाँ, इसका एक फायदा ये होगा कि जनाब जिनकी जहाँ जो हिस्से हैं, शेयर हैं फैमिली के बहरिया टाउन में, वो जनाब वो हक सरकार जब्त कर लिया जाए, और फिर बहरिया टाउन पे वो ज़ाहिर है फिर उनकी नीलामी शिलामी होगी ना, जो भी होगा। अच्छा, नीलामी हो भी जाए तो वो जो मिलके हैं बुकला, वो कह रहे हैं कि जनाब मलिक रियाज में कोई फर्क नहीं पैदा। यार ब्लैक मनी इकट्ठी करके सारी उत्थे लै गया दुबई दे विच, अरबां दा ओहदा प्रोजेक्ट आ, डॉलरां दा, रुपइयां दा नहीं। और फिर वहां की जो दुबई की हुकूमत है आजकल जो वो दे रही है जनाब, सहूलतें दे रही है कि जनाब हमारे तरफ आए, क्योंकि अब तो उसके ऊपर जब ये
ईरान ने बीमारी वगैरह की है, तो उसके बाद वहां की जो सूरत है, उसके बाद जनाब लोग भाग भूग गए थे, अब वो दोबारा इंसेंटिव्स दे रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, जनाब ये करें तो ये करेंगे, ये करें, पता नहीं गोल्डन वीजा और पता नहीं क्या क्या वो सहूलतें दे रहे हैं जनाब हमारे। इन हालात में अगर वो मलिक रियाज को वापस कर देते हैं, तो जिन लोगों को वो सरमायाकार की दावत दे रहे हैं, उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो ब्लैक मनी वाले हैं, टैक्स चोर जो है, 2 नंबर तरीके से पैसा कमाया होता है, और दुबई वाले उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जनाब तुम डॉलर लेके आओ, जितों मर्जी लेके आओ, सानू असं नहीं पूछते तुम। तो वो किधर जाएंगे? तो ये मलिक रियाज की जो पाकिस्तान को वापसी है, ये दुबई अगर, वो मैं कह रहा हूँ दुबई वाले अगर कहते हैं ले जाओ, ठीक है जनाब थोड़ा मुलजमत लै जाओ, तो फिर बाकी लोग ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ। दुबई वाले किसी सूरत भी वापस नहीं कहने एवं तुम इस खुशमी जेडे बैठे हो ना, तुम ना मलिक रियाज आएगा तो पता नहीं एक बड़ी मछली को हाथ डाल लिया, बड़ा मगरमच्छ पकड़ लिया, वो मगरमच्छ ऐसा मगरमच्छ हो काबू ही नहीं आ रहा है ना आना। भाई मेरे जो इमारात है, जो दुबई है, जो यूएई है, वो तो ऐसे लोगों का गढ़ है, डाकुओं का। वहां बस ये शराफत का लबादा ओढ़ लेते हैं और उनके साथ जो डकैती की रकम होती है वो उनके साथ शेयर करते हैं सरमायाकारी की शक्ल में। और जो डाकुओं का मामला है, ये जो कच्चे के डाकू थे, तो वो कहते हैं ना हमने उनका सफाया कर दिया है, पंजाब हुकूमत दावा कर रही है और दोबारा उनको वहां नहीं आने देंगे। लेकिन एक अच्छा जो काम इन्होंने किया है कि वहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, यानी अब जो कच्चा है वो कच्चा नहीं रहेगा, वो पक्का हो जाएगा। और उसके लिए जो डेवलपमेंट शुरू किए हैं, ये एक मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ उन लोगों के लिए खुश आइंदा उस इलाके के लोगों के लिए, बल्कि वहां जो थोड़े थोड़े अरसे बाद डाकू राज कायम हो जाता है, उसका मुश्किल तौर पे रास्ता बंद किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट के जरिए। और इस प्रोजेक्ट में एक तो यह है जनाब, वहाँ एक उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू किया है, खेती बाड़ी के लिए लोगों को जनाब वो जमीनें देंगे। और दूसरा जनाब 23 अरब रुपया जो है वो उन इलाकों में, कुछ इलाकों में, पूरे कच्चे के इलाकों में नहीं, वहाँ जनाब डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू, स्कूल अस्पताल सड़कें वगैरह बनेगी, पुल वगैरह बनेगी, और जनाब फिर वहाँ वेटरनरी अस्पताल होंगे, मोबाइल, ठीक है ना, और लैब होगी वहाँ पे। ज़ाहिर है वहाँ के लोगों का मवेशी मवेशी पालने पूलने का भी कारोबार होता है ना। और फिर जनाब वहाँ सोलर एनर्जी से चलने वाले जो हैं ड्रोन सर्विलेंस शुरू की जाएगी, चेक करते रहेंगे कि जनाब दोबारा डाकू शाकू तो नहीं आ गए। और अमनो अमान के लिए वहाँ 7.1 अरब रुपये रखा गया है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 13.9 अरब रुपये रखे गए हैं, और दीगर अमूर पे जो हैं उनके ऊपर भी 1.7 अरब रुपये जो हैं वो कहते हैं खर्च होंगे। और फिर जनाब 6551 जो तालबात हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, तो वहाँ उन्हें जनाब वो मिल्क पैक मिलेंगे, दूध शूध फराहम किया जाएगा, और 300 जो है वो होनहार तलबा को स्कॉलरशिप मिलेगा, और 300 ही लैपटॉप जो हैं वहाँ जो है तकसीम किए जाएंगे। और 108 किलोमीटर सोलंग वाली सड़कें बनेगी, और 144 किलोमीटर तवील जो है वो दूसरी सड़कें बनेगी, और वो 27 स्कीमें हैं, और 65 स्कूल जो हैं उनकी तमीर होगी। जो पहले बने हुए स्कूल थे वो पता नहीं कहाँ गए, उनकी बहाली होगी, अपग्रेडेशन होगी, 16 नए स्कूल बनेंगे, 2 गर्ल्स कॉलेज बनेंगे। और फिर जनाब स्किल्स प्रोजेक्ट वहाँ शुरू किया जाएगा 125 मिलियन रुपए से। तो फिर मिसाली गांव प्रोजेक्ट्स होंगे। तो अगर ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जैसे बयान किए जा रहे हैं, ऐसे इनके ऊपर जनाब वो अमल दरामद हो जाता है, तो वो जो पॉलिसी है ना इनकी कि कच्चे को आबाद करने की, पक्का बनाने की, डाकू राज का खात्मा, तो उसमें ये मुझे लग रहा है कि कामयाबी इनको जो है वो नसीब हो सकती है। यहाँ एक और मौजू है यार, वो बड़ा दिलचस्प मौजू है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जज जो हैं ट्रांसफर हो गए हैं। अच्छा, अब उसको ना चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट बार ने और लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार ने, और हामिद खान के जरिए उन्होंने चैलेंज किया। तो हामिद खान साहब ने, अच्छा आज में दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है इन तबादलों को, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले, ये जुडिक्शन ही नहीं है उसकी, सुप्रीम कोर्ट में कैसे चले गए। ये जो जिस ये देखे आर्टिकल 184(3) के तहत ये गए हैं, इनकी दरखास्त लिखी हुई है कि उसके तहत हम ये दरखास्त फाइल कर रहे हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट की किसी दौर में ओरिजिनल जुडिक्शन हुआ करती थी उसके तहत गए हैं। ओरिजिनल जुडिक्शन का ये आर्टिकल है
184 जो है। और ये जो अगर हुकूमतों के दरमियान यानी सूबाई हुकूमतों के दरमियान कोई फड्डा हो जाए, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान फड्डा हो जाए, या फिर कोई मफादी आमा का ऐसा मामला हो कि बुनियादी जो हुकूक हैं उनको मजरूह किया जा रहा हो, तो फिर ये जो है डायरेक्ट जो है आप पिटीशन फाइल कर, जैसे हाई कोर्ट में 199 के तहत चले जाते, वहां 184 के तहत जो है ना 184 सब आर्टिकल 3 के तहत आप जो दरखास्त दे सकते हैं, और वहां जो सुप्रीम कोर्ट है वो हुक्म जारी कर सकती है कि जनाब ये जो मामला हैं हुकूमत जो है ये गड़बड़ कर रही है, ठीक हो जाओ। आइन की अमलदारी के लिए, बुनियादी हुकूक की अमलदारी के लिए हुक्म जारी करना था। और फिर ये अब देखें जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें 184 जो है आर्टिकल, ये पूरा आर्टिकल ही हज़फ कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुडिशरी मौजूद ही नहीं है। अब वो सिर्फ अपीलें बस इस तरह के मामला जो है वो सुन सकती है। ये उनके पास जब इख्तियार ही नहीं है 184 वाला, ये इख्तियार चला गया हुआ है 175 के तहत आईनी अदालत के पास। अच्छा, आईनी अदालत के पास भी वो सो मोटो का इख्तियार नहीं, दरखास्त आएगी तो वो ये कार्रवाई करेगी आईनी अदालत जो है। और 175 का सब आर्टिकल 3, जैसे वो 184 सब आर्टिकल 3 है ना, अब वहां 175 सब आर्टिकल 3 उसके तहत ये आईनी अदालत का इख्तियार। आप जा रहे हैं जनाब उधर, यानी ये तो ऐसे है ना कि किसी के घर जनाब राजधानी हो जाती है किसी के साथ, वो थाने नहीं जाता, वो कहते नहीं थानेदार जिले ने ये थाने वाले जिले ठीक नहीं है बंदे, वो यूनियन कौंसिल में चला जाता है। यूनियन कौंसिल में जाके जनाब एक दरखास्त देते, मेरे जनाब मैंने लुट लिया, कार्रवाई करो। ये उसी तरह का मामला देखती है। इसका नतीजा क्या निकलना है? इसका नतीजा ये निकलना है जैसे अब इन्होंने शोर मचाना शुरू किया, जनाब आपके पास इख्तियार है, आप करें, आप करते क्यों नहीं है, हमारी दरखास्त क्यों नहीं सुनते। जब वो मुस्तरद हो जाने या उन्होंने उसको कबूल ही नहीं करना, ऑब्जेक्शन लग जाने, जनाब आप इधर किधर, तो जो आप उधर जाए अगर जाना है तो, यानी उन्होंने ये भी नहीं कहना कि नहीं दार, वो कहेंगे जनाब मुतलका फोरम से रिव्यू करें, ये मुतलका फोरम नहीं है जिधर आप आ गए हुए। तो फिर जनाब ये इन्होंने फिर एक दफा रोड़ा डालना है। देखें जनाब हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, बड़ी उम्मीदें लेके गए थे जनाब, या अफरीदी ने जो एग्जीक्यूटिव साइड पे जुडिशल कमीशन के सरबराह के तौर पे उन्होंने जनाब बड़ा जबरदस्त काम किया, तो अब क्या हो गया उनको, वहां अगर मुखालफत कर सकते, यहाँ मुखालफत क्यों नहीं कर सकते। वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक इख्तियार होता था इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए कोई हुक्म भी जारी कर सकते, वो भी खत्म हो गया हुआ है, वो उनके पास इख्तियार नहीं है कि जनाब चलो उसी खाते में डाल डूल के किसी तरीके से इस मामले को है सीधा पदरा कर देते जावे। ये पता नहीं क्यों वहां गए हैं, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कह ले कि जैसे बाकी खुशफहमियां, 2 खुशफहमियों का मैंने जिक्र किया, ये तीसरी खुशफहमी इन लोगों की जनाब शायद हम वहां जाएंगे और हमारा जनाब वो पता नहीं क्या काम हो जाएगा। और दूसरा जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ग्रैंड हयात वाला जो इशू है, तो वहां पर जनाब बड़े बड़े लोग जो हैं, जर्नैल, जज, बड़े बड़े वकील, सियासतदान, और अब मौजूदा हुकूमत के वजीर, साबिक हुकूमत के वज़रा, और फिर जनाब उनके जनाब समधी, पता नहीं क्या क्या, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है वो जो अगर आप देखें तो इन लोगों की वहां जो है। तो फिर ये सहारा जो बंदा था जो जिसने ये सारा काम शुरू किया, और सीडीए की मिलीभगत बगैर कैसे हो सकता था यार, ये आप बताएं, इंतजामिया की मिलीभगत के बगैर। ये वहां जनाब इन्होंने वो तो ये सोच के बैठा हो ना, इतने बड़े बड़े लोग हैं तो कौन हाथ डालेगा, और ये है भी हकीकत। आप देखें ये जुमेरात वाले दिन जो सरफराज डोगर साहब है, ये 2023 से केस चल रहा है, ये केस 2023 से चल रहा है। 2023 में इन्होंने वाजबात अदा नहीं की। जो मुतलका कंपनी है ना, बीएनपी जिसको कहते हैं, असल में उसका पूरा नाम है बिस्मिल्लाह नागरा पैरागॉन कंपनी, और अब्दुल हफीज शेख साहब हैं कोई, वो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने ये महादा शादा जो किया था सारा लीज पे 99 साल लीज पे लेने का मुशर्रफ दौर में, तो वो जनाब वो जो है मार्च 2023 को उन्होंने पब्लिक नोटिस भी जारी किया है कि जनाब ये जो है ना साहब, इन्होंने पैसे पूसे जमा ने कोई नहीं करवाए, ड्यूज नहीं दिए, और ये जो है ना हम जो कैंसिल कर रहे हैं, और अब उसका कोई लेना देना नहीं है इस प्रोजेक्ट के साथ, ये ग्रैंड हयात वाला जो प्रोजेक्ट है इसके साथ। तो अब ये इसकी ग्रैंड हयात की ना एक स्टोरी देख लें आप, और दूसरा इसमें अदलिया का भी एक किरदार देख लें, और फिर वजीर आजम साहब जो हैं
इन्होंने जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी क्या करेगी ये मैं बताता हूं आपको। अच्छा, ये असल में जो इशू ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है ना वो कह रही है कि जनाब ये हमें चाहिए एक कोई 7 स्टार होटल 2-2.5 साल के अंदर अंदर कोई बना दे। ये जो ग्रैंड हयात होटल वाला मामला है ना, यहाँ पे वो बुनियादें शुनियादें भरी जा चुकी हुई हैं। पहले ही उन्होंने 2005 में प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने चालाकियां क्या की, वो प्रोजेक्ट रुका कैसा और अपार्टमेंट्स कैसे बने, ये भी मैं बताता हूं आपको। तो ये हुकूमत अब जा रही है जहां कोई जैसे शंघाई ताबन तंजीम का कोई जो सरबराही इजलास, कुछ तरह कोई सरबराही इजलास ना आइंदा 2.5-3 साल बाद यहाँ शुरू होने हैं, कुछ इनकी प्लानिंग है। अब वो अगर यहाँ इजलास होता है तो उन लोगों को ठहराना कहाँ है? इन्हें चाहिए कोई 7 स्टार किस्म के होटल, जहाँ लग्जरियस, जहाँ उन लोगों को जो सरबराहान मुमलकत आए या वफूद आए उनको वहाँ ठहराया जाए, उनकी हिफाजत का इंतजाम किया जाए। सरदस्त इस्लामाबाद में इस पोजीशन में नहीं है, इस्लामाबाद की वो जो होटल वगैरह ये जो भी है, कि उनको जो वहाँ सरबराहान मुमलकत अगर आए और ठहरे यहाँ 2-3 दिन, तो उनको ठहराने का इंतजाम इनके पास नहीं है। ये इनकी प्लानिंग ये है कि 2.5-3 साल में कोई बंदा एक होटल खड़ा कर दे 7 स्टार, जहां हम उन लोगों को ठहरा सकें। इनका प्लान ग्रैंड हयात जो ना होटल वाला प्रोजेक्ट वो यही था, इसी तरह का प्रोजेक्ट था। मुशर्रफ साहब को 2005 में ये सीडीए ने इनको ना जमीन दी थी 13.5 एकड़। अब इन्होंने चालाकी क्या की, वो जो होटल था वो 66 मंजिला जनाब इन्होंने कहा हम बनाएंगे। अपार्टमेंट्स हैं वो शायद 23 मंजिला हैं या कितने मंजिला हैं। तो इन्होंने चालाकी ये की सीडीए के साथ मिलके कि जनाब हम जो है ना होटल के साथ अपार्टमेंट्स भी बनाएंगे। वो जनाब अपार्टमेंट हम कुछ फरोख्त कर देंगे, कुछ होटल का हिस्सा होंगे। हम उन अपार्टमेंट्स को किराए पे देंगे और जो लोग हमसे खरीद लेंगे उनको भी हम मैनेज करेंगे। उनका इंतजाम व इंतजाम भी हम ऐसा उनके साथ करेंगे कि जनाब वो अगर नहीं रहना चाहते तो वो हमें दे दें, हम उनको किराए पे दे दिया करेंगे और उनको कुछ परसेंटेज दिया करेंगे। इस तरह का इन्होंने चक्कर चलाया। और जब होटल जो है, होटल तो ये बनाने नहीं चाह रहे थे। अब वहां ज़ाहिर है बहुत सारे इदारे हैं जिनसे एनओसी की जरूरत होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, माहौलियात वालों से भी लेने होते हैं। वहां जिस इलाके में ये है वहां तो जनाब सिविल एविएशन से भी एक सर्टिफिकेट की जरूरत थी। अब पता नहीं उनके साथ मिलीभगत हुई है या क्या हुआ है, तो उन्होंने जनाब ये ऑब्जेक्शन कर दिया इसके ऊपर। जनाब इतना 66 मंजिला बनाएंगे तो पता नहीं क्या क्या मसाइल पैदा हो जाएंगे, ये इसकी वो मंजिलें कम करें, नीचे लाएं इसको, पता नहीं 40 कर दें या कितनी कर दें, जितनी पहले भी जितनी थी उससे कम कर दें। वो फड्डा चलता रहा और इनके हाथ में एक जवाब आ गया कि जनाब ये होटल जो है इसलिए नहीं हम शुरू कर पा रहे हैं कि वहां तो जनाब ये एक मसला बन गया हुआ है, वो हमारी लिटिगेशन चल रही है। इस तरह की इन्होंने वो की। और इन्होंने वो जो 99 साल लीज पे ये ली थी ना बीएनपी ने, बिस्मिल्लाह नागरा और क्या नाम है इसका, पैरागॉन जो कंपनी थी उसने, तो जनाब 15% अदायगी करके कब्जा ले लिया। हालांकि आमतौर पर 50% पे कब्जा मिलता है। अब देखें ये कितने बासर लोग होंगे, और बासर क्यों ना, उनको पहले से सारी कमिटमेंट थी कि जनाब फलाने जज साहब को ये देंगे और फिर इमरान खान को भी मिलेगा और फलां को भी मिलेगा और फिर ख्वाजा फलां को भी मिलेगा, ख्वाजा आसम को भी मिलेगा, फलां जो भी है, ख्वाजा आसम का भी यार बेटे का मेरे ख्याल है वहां पे वो अपार्टमेंट जो है लग्जरियस जो है, तो वो जनाब मामला चलता रहा। जनाब इन्होंने जनाब 15% जो है वो पेमेंट की, बाद में जनाब भूल भाल गए, चलो जनाब ये हो गया वो हो गया। वो जनाब उन्होंने जो सीडीए है, आखिर में ज़ाहिर है इतनी देर हो गई, कोई ना कोई, हाँ ये मामला सीडीए ने नहीं उठाया, ये मामला पार्लियामेंट में उठाया गया। और पार्लियामेंट ने जनाब जब इसका नोटिस लिया तो इन्होंने जनाब वो कहा कि जनाब पैसे दो बकाया हमारे, तो वो जनाब पैसे क्या देने थे उन्होंने, वो फिर चले गए जनाब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अतर मिल्ला साहब ने खैर वो फैसला दिया और वो जो है ना ये इनकी जो लीज वगैरह वो कैंसिल कर रहे थे, नोटिस वगैरह दिया हुआ था सीडीए ने कि जनाब पैसे दियो थे, निकलो छो थोड़े बस खत्म प्रोजेक्ट, तो उन्होंने उनके हक में फैसला दे दिया। उसके खिलाफ चले गए जनाब ये बीएनपी वाले हैं, शेख फजील चीफ सेक्रेटरी साहब और ये सारे चले गए जनाब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जनाब बैठे हुए थे जनाब साकिब निसार साहब, और साकिब निसार साहब थे उसमें,
और फैसल अरब साहब थे उस बेंच में, और एजाजुल हसन साहब उस बेंच में थे। अब वो जो फैसल अरब साहब हैं उनका देख लें आप, ये जो बहरिया टोन वाला मामला नहीं, 190 मिलियन पाउंड और ये वो, फिर वहां एक कमीशन बना दिया। अच्छा, खुद ये की जजमेंट दे रहे हैं फैसल अरब साहब, ये देखें, मैं कह रहा हूं सारे कुछ मिला मुला हुआ, उन्होंने खुद ही जजमेंट देते हैं, उस बेंच में बैठते हैं कि जनाब एक रिटायर्ड जज जो है ना वो उस कमीशन को हेड करेगा, कराची वाला बहरिया टोन वाला जो कमीशन इन्होंने बनाया, ये पैसे पूसे जो आ रहे थे, जेडे आने जेडे जुर्माना किया सी ओदी मैं गल कर, रिटायर्ड जज जो है उस कमीशन का हेड होगा, और 2-4 दिन बाद उन्होंने रिटायर होना था और उन्हें ही कमीशन का हेड मुकर्रर कर दिया। ये सर ये, और वहां ये वाला जो केस है, ये जो सीडी है, जो सीडी ने केस कैसे लड़ा है, आप हैरान होंगे कि इस केस में जो एजाजुल हसन साहब हैं वो जनाब वकील थे, ये बैंक ऑफ पंजाब के लीगल एडवाइजर थे, और मुफ्ती कार्निलियस वाला जो हामिद खां वाला जो चैम्बर है उसके ये पार्टनर हैं, ये पार्टनर थे बतौर वकील और लीगल एडवाइजर थे। इन्होंने, ये हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, वो इन्होंने ओपिनियन दिया हुआ है उनके हक में, कंपनी के हक में, कि जनाब बिल्कुल ठीक है, फिट लोग ने, इन्होंने दो पैसे, कर्जा दो। अच्छा जी, 4 अरब 80 करोड़ रुपए पे ये लीज ली थी इन्होंने, ये वाली जगह जो है, और उसका 15% अदा करके कब्जा लेके, और उस नोटिफिकेशन की बुनियाद पे जनाब इन्होंने ये शो किया कि ये हमारी मिल्कियत है, और बैंकों पे जनाब गिरवी रख के ना उसको प्लाज करवा के कर्जा भी ले लिया, और वो पैसे भी जमा नहीं करवा रहे। अच्छा, फिर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया ना, एजाजुल हसन साहब, इनके जो वकील हैं, उन्होंने जनाब ये तहरीरी एतराज ही नहीं किया कि जनाब एजाजुल हसन साहब, आपने तो इस कंपनी के हक में एक नोट लीगल एडवाइस दी हुई है, आप ना बैठे जहां पे। अब ये जो चपड़कनाती कह रही है ना, ये वो क्या कहते हैं जनाब, कहां से वो आ गया कंफ्लिक्ट, आप पता नहीं इंटरेस्ट कहां से आ गया यहाँ पे। और भाई मेरे, उस बंदे ने एक ओपिनियन दी हुई है, जहन अपना पहले आश्कार किया हुआ है, फीस ली हुई है, तो वो तो अपने पुराने माइंड के मुताबिक जो है, जो उसने सेट किया हुआ है, और फिर उनकी फेवर में जा रहा है। ये माजी में आपने देखा नहीं, मैं इस पार्टी का वकील रहा हूं, इस केस में तो नहीं, किसी और केस में रहा हूं, जज कहते हैं कि मैंने केस नहीं सुनना। वहां वकील ने जबानी हल्का सा कहा, तो साकम साहब ने कहा मैं बैठा हूं ना यार, तू सर से यकीन नहीं करते, चलो ठीक है, ओके। उनका जनाब इसने 17.5 अरब जो रुपए हैं ये अदा करें, वो जो आपने पैसे दिए नहीं वो, और सारा मलाम लोग ना वो कहते हैं सूद साद फलाना फलाना जो भी पड़ता है उसके हिसाब से जनाब, ये 2019 की बात है, 2005 से 2019 तक 15% पे करके बैंकों से पैसा भी लेके खा गए और अपार्टमेंट्स बना दिए, सीडीए को नहीं दे रहे। उनके जनाब ये 17.5 अरब रुपए जो है आप जमा करवाएं, और फिर सीडीओ का जनाब जो इनकी खामियां शामियां ना सारी दूर करें, इसको रेगुलाइज करें, ओके जनाब अपार्टमेंट ठीक है, वो ठीक है, जो ये कह रहे हैं जनाब होटल के साथ हमने अपार्टमेंट बनाने हैं तो ओके है जनाब। ये वहां चलता रहा। फिर अब ये जो पैसे ये भी नहीं जमा करवाए, ये वाले जो पैसे हैं, फिर 2023 में ये सीडीओ को किसी ने कहा होगा या क्या हुआ होगा, उन्होंने ये लीज कैंसिल करके ना पब्लिक नोटिस भी जारी कर दी। अब इन्होंने जो कंपनी है बीएनपी वाले जो है, ये चल गए जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वहां लिटिगेशन में मामला था, तो शायद कुछ स्टेज 2 भी हो गया होगा। फिर आखिरकार वो लगा सरफराज डोगर साहब के पास, उन्होंने जो दरखास्त थी ना सीडीए के खिलाफ जो वो मुस्तरद कर दी। उसके बाद यानी कि जुमेरात की बात है, जुमेरात की वो रात को 12-1 बजे ना, वहां जनाब पुलिस और रेंजर्स और पता नहीं क्या क्या जनाब वहां पहुंच गया। लोग जो रह रहे हैं वहां पे, उनके जनाब दरवाजे नाक किए जा रहे हैं, धड़ धड़ धड़, तो जनाब बाहर निकले बंदे, हाँ जी की मसला, तो वो कुछ के साथ उनकी तलब कलामी भी हुई, कुछ को उन्होंने समझाया कि जनाब ये आर्डर आ गया कोर्ट का, तो जनाब सीडीए ने कब्जा करने, तो आप फ्लैट जो है ना जब आपके नहीं है, तो ये कहते हैं ना वो बोनाफाइडी वो परचेजर हैं, नेक नीति के साथ खरीद, नेक नीति मुश्तरी होशियारबाश लिखा होता है, जिसने खरीदना होता है उसको होशियार होना होता है जनाब, ये है कि नहीं, ये सारे वो है। इनमें 1-8% होंगे जो ये सोच के लिया होगा, जिनको ये नहीं पता होगा, सबको पता था, वो सारे लोग नवाजे गए उसमें, एहमिया जरनैल नेवी दे
सरबराह पता नहीं केड़े केड़े छड्डो तुसी एक लिस्ट जो आएगी सामने तुसी दोबारा जेडी लिस्ट जेडी पढ़ोगे तुसी जो सामने तो खैर लभ भी जाएगी तो वो जनाब सारा वो अच्छा। अब जो कह रहे हैं ना फौज है इसके पीछे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है ये इन्होंने आर्डर किया ये भी देखे ना कि फौज जो है वो रेंजर्स वहां गया ही है, लेकिन 2 घंटे बाद रेंजर्स को वापस बुला लिया गया था। समझ आई? रेंजर्स वो कहा नहीं पुलिस के जरिए बस ठीक है डराओ धमकाओ, अरे रेंजर ने जरा साइड से कर दे, रेंजर उन्होंने वापस बुला ली थी। और फिर जो वजीर आजम है उन्होंने जो ये कमेटी बना दी, नोटिस ले लिया इसका, और उत्ते तुहानू पता कि वजीर आजम साहब जिहड़े ने वो एवं उन्हां नाल ते फड्डा नहीं पा सकते। अगर फौज है खाली करवाना चाहती है तो फिर वजीर आजम साहब ने एक कमेटी क्यों बनाती, और कमेटी के अरकान देख लो कौन कौन ने, कमेटी ने करना की है, 8 मई तक उन्हें रिपोर्ट देनी है, और जो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो भी जनाब कह रहे हैं कि लोगों की बात भी सुनेंगे, फिर तजावीज़ देंगे जनाब क्या हो सकता है, जो अब तक फैसले अदालती आए हैं उनको वो देखेंगे, जमा तफरीकें लगाएंगे, सारा कुछ। उसके जो सरबराह है वो है आजम वजीर तारड़ साहब, वजीर कानून, और उसमें वजीर मुमलकत जो है तलाल चौधरी वो भी शामिल हो गए हुए हैं जनाब। फिर कबीना डिवीज़न और कॉमर्स डिवीज़न के जो सेक्रेटरी हैं वो भी रुकन होंगे उसके। अच्छा, अब जो आजम वजीर तारड़ साहब हैं इनको मैं जानता हूँ 30-35 साल से, बड़े करीब से, और ये आजम वजीर तारड़ साहब से मैं ये तो नहीं कर सकता कि वो ऐसी रिपोर्ट मुरतब करेंगे कि जनाब जिससे वो ये कि वहाँ के लोग बेदखल हो जाएं, या उसको डिमॉलिश कर दिया जाए, या फिर सीडीए जो है उसके हाथ में खुल्लम खुल्ला जनाब इख्तियार दे। ना ना ना, आजम वजीर तारड़ साहब कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे, ऐसा रास्ता कि जो वहाँ लोग रह रहे हैं ना, ये जिनके नाम अपार्टमेंट्स जो खरीद चुके हुए हैं उनकी हकूक इन्वर्टेड कॉमास में कर लिया, उनके हकूक का भी तफत हो जाए, सीडी का भी नुकसान ना हो, और फिर एक जो मैं कह रहा हूँ 7 स्टार होटल उसकी भी बुनियाद रखी जा सके, जो ये इस्तेमाल करेंगे, जो सरबराही कॉन्फ्रेंस वगैरह होनी है उनके लिए ये सारा होना है। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ जनाब लीड क्लास ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ, लीड क्लास वाले ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਪਾर्टमेंट, पता सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ये ਅੱਜ ਦਾ केस चल रहा यार। अब दीजिए मुझे, हाँ एक और गल जो सीडीए की गल, वो ये नोटिस वगैरह ना वहाँ लगाते थे, चश्मा करते थे वहाँ, तो वो वहाँ जो लोग थे वो तो जाहिर है वो बड़े लोग हैं ना, तो वो सीडीए से पूछते थे यार नोटिस का लाता तुम खाली करने का, 7 दिन का नोटिस, 5 दिन का नोटिस, 4 दिन का नोटिस है कि वो कहते एवं बस एवं है कागजी कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है, और वाकई ये कागजी कार्रवाई होनी है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।